स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 7। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3.2 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये इसी के आगे कंटिन्यू होगा और इसके कंटिन्यूशन में जो है कुछ नई चीज़ें आप नहीं सीखोगे, बस वही फॉर्मूलाज हैं और उसको बस एक बार फिर से आपने यानी कि कंबाइन करके क्वेश्चंस को पढ़ाया गया। जहाँ पे आप सिंगल सिंगल क्वेश्चंस को डील कर रहे थे, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, तो यहाँ पे कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को डील करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले वही हमारे पास जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, वही सेम फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पे भी रिपीट होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो आपने ऑपरेटर फर्स्ट टर्म पर भी अप्लाई करना है और सेकंड टर्म पर भी अप्लाई करना है। तो इस टाइप की कुछ इंटीग्रेशन बन जाएगी हमारे पास। और फिर आप दोबारा यहाँ पे ज़रा गौर से देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर, तो अगेन टेंजेंट स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो उसकी इंटीग्रेशन तो हमारे पास नहीं है। सिमिलरली कॉट स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन भी नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास सीकेंट स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर सीकेंट स्क्वायर होता और को सीकेंट स्क्वायर होता तो उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। तो अगेन आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी आइडेंटिटी से इसको रिप्लेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है दैट इज सीकेंट स्क्वायर एंगल माइनस टेंजेंट स्क्वायर एंगल 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से अगर आप टेंजेंट स्क्वायर एंगल के लिए सॉल्व करोगे दैट इज सीकेंट स्क्वायर एंगल -1 करके। यहाँ पे एंगल क्या था, थीटा था, तो अब की बारी यहाँ पे एंगल क्या है, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये कि ये रिप्लेस हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ थीटा -1 करके। सिमिलरली कॉट स्क्वायर एंगल कैसे रिप्लेस होगा, अगेन इसकी भी आइडेंटिटी क्लास 9 10 के अंदर डिस्कस की जाती है, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर एंगल माइनस कॉट स्क्वायर एंगल इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप कॉट स्क्वायर एंगल के लिए सॉल्व कर लो, कॉट को इधर शिफ्ट करोगे, राइट साइड सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एंगल -1 करके। यहाँ पे एंगल थीटा है तो इसलिए यहाँ पे भी थीटा आ रहा है। यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ थीटा यहाँ पे मेंशन करोगे, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर एंगल -1 करके। फिर आगे सिंपल है, बस आप अपने ऑपरेटर जो है फर्स्ट टर्म पे अप्लाई करना है और ऑपरेटर सेकंड टर्म पर अप्लाई कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही स्टेप होगा, ऑपरेटर फर्स्ट टर्म और ऑपरेटर सेकंड टर्म पर आप अप्लाई कर दोगे। तो आप देखोगे कुछ इस टाइप के हमारे पास इंटीग्रेशन बन के आएगी, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगी इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एंगल जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और अच्छा ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी की, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एंगल दैट इज टेंजेंट एंगल करके। तो अगेन अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एंगल दैट इज टेंजेंट एंगल। और एंगल की डिफ्रेंसिएशन करवाओगे तो हमारे पास 2 आएगी, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये भी डिस्कस किया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इंटीग्रल यहाँ पे डिफरेंशिएट को कैंसिल आउट करके यहाँ पे थीटा आ जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एंगल, अगर वो आपको याद हो, दैट इज कॉट, नेगेटिव कॉट एंगल, ठीक है। और यानी यहाँ पे रिप्लेस हुआ है नेगेटिव कॉट एंगल के साथ, और ऑपरेटर अप्लाई करोगे इसके एंगल पे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2, वो इसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे सिर्फ थीटा आ जाएगा, नेगेटिव साइन एज इट इज कॉपी करोगे इसको, अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये सब एज इट इज आएंगे। और यानी ये सब एज इट इज होके बस ये हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे, दैट इज -2 टाइम्स ऑफ थीटा। दैट्स इट, ये इसकी इंटीग्रेशन थी। आई गेस इसमें कुछ नया हमने नहीं पढ़ा, अगेन हमने रिपीट किया है कि भाई अगर हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर हो या कॉट स्क्वायर हो तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। अगर नहीं है तो बस ठीक है, हम इस आइडेंटिटीज का यूज़ कर सकते हैं जो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई होती हैं, बस उसको रिप्लेस करवाना है एंड देन इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे सारी यही है कि अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एंगल पढ़ी थी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा इसका एंगल ही है। तो यहाँ पे इसके रेफरेंस के तौर पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यानी साइन स्क्वायर एंगल की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं इसकी आइडेंटिटी से रिप्लेस करवाते हैं जो फर्स्ट ईयर की आइडेंटिटीज हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एंगल और 1 - कॉस डबल एंगल, यानी आप यहाँ पे जो एंगल जो भी होगा उसका यहाँ पे 2 टाइम्स करते हो आप, ठीक है। और बाकी ये 1 और 2 तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज कॉपी किए जाते हैं। कॉस स्क्वायर के केस में क्या होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, और साइन स्क्वायर के केस में क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एंगल में है 11/2 y करके, तो अब मैंने यहीं पे इसके रेफरेंस के तौर पे एक्स के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया सिर्फ समझाने के लिए। तो ये पूरा इसका एंगल है साइन स्क्वायर एंगल, तो ये रिप्लेस कैसे होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दैट इज 1 - कॉस।
तो 1 - कॉस एज इट इज कॉपी करोगे। एंगल जो है उस एंगल को यहाँ पे लिख दो, दैट इज 11/2x, और उसका डबल करना है तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर दोगे। अब ये कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos 11x। इन शॉर्ट ये कि अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो इसका डबल करोगे, दैट इज 22x/2, कैंसिल आउट करोगे तो भी 11x आ जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे जो हमारे पास इस टाइप का यानी कि आइडेंटिटी इसके अंदर फॉर्म हो जाएगी, दैट इज 1 - cos 11x/2 करके। तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है तो फिर y के लिहाज से ये क्या हो जाएगा, 1 - cos 11/2 करके। फिर वही सिंपल आगे जो हमने इंटीग्रेशन पहले पढ़ी थी कि डिनोमिनेटर आप 1 के साथ भी सेपरेट कर दोगे और इसके साथ भी सेपरेट कर दोगे, दोनों का डिनोमिनेटर आप सेपरेट करो, फिर इंटीग्रल अप्लाई कर दो फर्स्ट टर्म पर और इंटीग्रल सेकंड टर्म पर अप्लाई कर दोगे। अगेन आप यहाँ पे देखोगे इंटीग्रेशन और ये जो डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट होके y आ जाएगा और हाफ एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो कांस्टेंट नेक्स्ट वाले पे अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, तो इसको स्टार्ट पे लिख दोगे, दैट इज़ 1/2, और नेगेटिव साइन ये एज इट इज़ कॉपी करोगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एंगल, अब की बारी देखिए मैंने यहाँ पे कोई रेफरेंस वगैरह नहीं लिखे हुए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर इसकी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लिए अपने पास लिख लिए तो बेहतर है। तो ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एंगल दैट इज साइन एंगल, और ऑपरेटर इसके एंगल पर अप्लाई होता है दैट इज 11 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन जो है उसकी एंगल की होगी तो वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे जो भी आएगी दैट इज 11, एंड देन आप मल्टीप्लाई कर लो। सो हाफ बाय नेगेटिव 1/22y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और बाकी जो भी लिखा है दैट इज कॉपी करना। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 12 था, आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, बस इसमें ये चीज़ समझनी थी कि जी ये हमारे पास साइन स्क्वायर एंगल आ गया तो एंगल का डबल कैसे किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 13। अगेन आप देखो अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो कोसिकेंट और टेन यहाँ पे मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक सीकेंट और टेन और दूसरा कोसिकेंट और कॉट करके। तो कोसिकेंट और टेन की मल्टीप्लिकेशन के तो फॉर्मूले नहीं, यानी मल्टीपल फॉर्म में तो उसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पे गौर करें तो कोसिकेंट का एंगल भी 11x है और टेंजेंट का एंगल भी यहाँ पे 11x है, यानी दोनों के एंगल यहाँ पर सेम है हमारे पास। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिटी से रिप्लेस करवा लिया। कोसिकेंट होता है हमारे पास दैट इज रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन 11x हो जाएगा, टेन होगा साइन अपॉन कॉस। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/cos आ जाएगा, 1/cos दैट इज अगेन रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स तो हमें पता है, तो वो डायरेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखने में कभी कभार इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी कि भाई इस टाइप की तो कोई इंटीग्रेशन नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम लो या इनको सोचो तो इसको रिप्लेस करवा के सॉल्व किया जा सकता है। तो आई गेस ये इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एंगल आप लोग अप्लाई कर लोगे। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एंगल दैट इज नेचुरल लॉग सीकेंट एंगल प्लस टेन एंगल, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो ये की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन देखने में लगेगा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है लेकिन आसान है। कॉस 10 से भी मल्टीप्लाई होगा और कॉस जो है सीकेंड से भी मल्टीप्लाई होगा, पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखवा लीजिए आप। फिर से आप देखोगे, यानी कि मैं अगर इसकी डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन ही बताऊं तो उसको देखने से पहले आप लोग गौर करो कि कॉस और टेन जो है अगेन मल्टीपल फॉर्म है, तो इसकी तो कोई इंटीग्रेशन हमारे पास होती नहीं है। सिमिलरली कॉस और सीकेंट मल्टीपल फॉर्म में, इसकी भी इंटीग्रेशन नहीं होती। तो फिर क्या करोगे आप, ये जो टेन है इसको रिप्लेस करवा लो, दैट इज साइन अपॉन कॉस के रेशियो में, सीकेंट को 1/cos कर लो, कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ साइन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 1 आ जाएगा हमारे पास। और अगेन देखो सिंपल हो गया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन करनी और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो आप वो आई गेस आंसर लिख सकते हो अब इसका। तो स्टार्टिंग में हो सकता है क्वेश्चन के देखने में प्रॉब्लम हो आपको कि जी इतने मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करवा लोगे तो अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं एक बार। अगेन एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एंगल। तो कोसिकेंट स्क्वायर एंगल यानी ये जो है इनकी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास होती है कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एंगल, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट इज नेगेटिव कॉट एंगल, नेगेटिव कॉट, और ये जो एंगल है दैट इज x - 1/3 एज इट इज कॉपी करोगे। फिर आप इस एंगल की डिफरेंशिएशन करवाओगे, अगर डायरेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, 1/3 आएगा। ऑल दो मैंने इसका यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x - 1/3 करवाओगे यानी एंगल की डिफरेंशिएशन। तो ये जो कांस्टेंट 3 इसको ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिख लेना, ऑपरेटर अप्लाई होगा इस पूरे पे, जिसमें 1 तो 0 हो जाएगा और x का आ जाएगा 1, तो यानी 1/3 आ जाएगा।
और फिर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो -3 आ गया कॉट एंगल, प्लस कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन का है। दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं एक बार कि जी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 प्रीवियस यानी अलजेब्रिक फंक्शन टाइप के जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आगे चल के भी बहुत सारे देखोगे आप और इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कॉस और साइन मल्टीपल फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे कॉस की जो पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है हमारे पास। तो अब क्या करोगे इस केस में? आप देखोगे कि जी अगर कॉस और साइन मल्टीपल फॉर्म में होते तो कोई ना कोई हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवा लेते, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन अब आपने यहाँ पे देखा कि कॉस तो यहाँ पे पावर में, दैट इज़ 1/5। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि हमारे पास दो फंक्शन हो और दो में से एक फंक्शन जिसके ऊपर पावर हो, तो उसको हम लोग एज अ बेस लेट करते हैं। यानी प्रीवियस अलजेब्रिक के फंक्शंस के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो अब आप देखो कि इस फंक्शन पर पावर है, यानी इसको एज अ बेस लेट करोगे। अब इस बेस का डेरिवेटिव अगर आगे होगा तो इसकी पावर में 1 ऐड करवा दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ऐसे करके काम होगा। तो हम ये देखेंगे कि इस बेस का डेरिवेटिव है या नहीं है। तो अगर आप कॉस की डिफरेंशिएशन देखो तो दैट इज नेगेटिव साइन एंगल। तो साइन एंगल तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो इस नेगेटिव को लाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी किया गया है, ऐसे करके माइनस और माइनस करके लिखा गया। अगेन आप इसको करोगे तो ये प्लस ही आ जाएगा, यानी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दोबारा से प्लस ही बन जाएगा। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे आई गेस 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है तो नेगेटिव नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब आप देखोगे इसके बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पावर में 1 ऐड करवा दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। नेगेटिव साइन एज इट इज की नेगेटिव साइन एज इट इज आप कॉपी करोगे, ठीक। फिर इसको सॉल्व कर लेना, इसका एलसीएम लोगे दैट इज 6/5, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 5/6 यहाँ पे लिखा जाएगा, इसका एलसीएम 6/5 हो जाएगा, और प्लस सी दैट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था कि प्रीवियस एक्सरसाइज का एक बार से यहाँ पे रिव्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट भी है। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्वेश्चन ये वाला, ये दो पैटर्न से किया जा सकता है। एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी किया जा सकता है, पर वो एक अलग टॉपिक है, यानी वो आगे चल के एक्सरसाइज में डिस्कस किया जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होती है हमारे पास। बहरहाल इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दोनों के मल्टीपल का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। फॉर्मूला भी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? तो ये टॉपिक मैं भी बता रहा हूँ, ये वाला टॉपिक जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर भी डिस्कस किया जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है ये वाला। लेकिन फिर इन्होंने हिंट के तौर पे अगर आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्स यानी साइन का जो एंगल है दैट इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल वाई करके, और वही यहाँ पे एक और फंक्शन दिया हुआ है। यानी ये दोनों जो हमारे पास अगर देखोगे तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, e⁻y और e⁻y। अगर मैं इसको लेट कर लूँ, लेट दिस बी इक्वल्स टू एनी वेरिएबल, क्योंकि ये y की फॉर्म में था तो मैंने यहाँ पे x लेट कर लिया। अब z भी लेट लेट कर सकते हो यहाँ पे। अब लेट करने से क्या होगा देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको एक चीज़ और डिस्कस करूं कि अगर आप ये सोचें कि जी लेट नहीं करवाना, लेट किए बगैर ही हम इस क्वेश्चन को करना चाहें, तो देखो आगे चल के इंटीग्रेशन या कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको लेट करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई इसका सॉल्यूशन ऐसे बनेगा नहीं हमारे पास। यानी कि बहुत लेंथी कुछ सॉल्यूशन हो जाएंगे या कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप इस पैटर्न को अभी यहाँ पे सीख लीजिए कि e⁻y और e⁻y दोनों यहाँ पे सेम है, तो इसको लेट कर लिया, लेट दिस बी इक्वल्स टू x। अब होगा क्या कि जहाँ पे e⁻y वहाँ पे तो x आ जाएगा हमारे पास, लेकिन ये जो d है, यानी तो अगर ये सब x की फॉर्म में रिप्लेस हो रहे हैं तो यहाँ पे तो y रह जाएगा, तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा। तो अब आप देखो कि अगर मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करवाऊँ, यानी कि इस वाले की डिफ्रेंशिएशन करवाई जाए तो किसके रिस्पेक्ट से होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है दैट इज़ y। तो इसी के रिस्पेक्ट से इसकी डिफ्रेंशिएशन करवाओगे। अगर किसी को नहीं भी समझ आ रहा तो वो इसको देख ले कि जी इसकी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन करवानी है। लेकिन बेहतर ये कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्या है, यहाँ पे y है, तो y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन बोथ साइड अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट e ऑफ y भी लिख सकते थे इसका आंसर, पर मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बार बार करके दिखा दी। e ऑफ y
नेचुरल लॉग इसकी बेस के साथ आएगा, दैट इज एल एन ऑफ ई, और ऑपरेटर इसकी पावर पर अप्लाई होगा तो वन आ जाएगा। एल एन ऑफ ई भी वन होता है, इसकी वैल्यू भी वन होती है, तो इसको सॉल्व करोगे ई ऑफ वाई आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखो तो हमें जो है यानी इसको रिप्लेस करवाना है डी वाई को, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं कि साइन, और साइन के साथ लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल वाई, तो इसकी जगह तो एक्स आ जाएगा। और ई वाई और ये जो डी वाई है, अगर इसकी भी सब्स्टिट्यूशन हो जाए यानी इन दोनों की, तो ये कैसे होगी, देखो गौर से देखना कि डी वाई यहाँ पे डिवाइड और यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल वाई और डी वाई करके, यानी कि इसकी सब्स्टिट्यूशन भी हमारे पास आ चुकी है, जो कि यानी इस पूरे की जगह हम लोग डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको जो है सब्स्टिट्यूट करो अपने क्वेश्चन में, तो इंटीग्रल एज इट इज कॉपी करोगे, साइन और ई ऑफ वाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स साइन एक्स, और ये जो ई वाई एक्सपोनेंशियल वाई और डी वाई, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो ये ऐसे लिखा गया डी एक्स। तो अब आप देखो कि क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। ये जो इतना कॉम्प्लिकेट करके बना हुआ था वो सिर्फ इस फॉर्म में आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लिख लो आराम से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स दैट इज नेगेटिव कॉस एक्स करके, ठीक है। और फिर एंगल की डिफरेंशिएशन करवाओगे तो यहाँ पे वन हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा। तो क्या ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जी हमारा क्वेश्चन जो है वो अगर वेरिएबल वाई में है, तो इसका आंसर जो है वो एक्स वेरिएबल में क्यों है। तो अब आप देखोगे कि एक्स किससे रिप्लेस होगा, यानी कि अगर आप देखो कि एक्स किसके इक्वल है, दैट इज ई ऑफ वाई करके, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करवा दोगे एक्स की जगह, दैट इज ई ऑफ वाई। दैट्स इट, ये इसका आंसर होगा। और बुक के पीछे जो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ कोसिकेंट ई ऑफ वाई करके, यानी एंगल में ई ऑफ वाई है, तो यहाँ पे कोसिकेंट नहीं है कॉस है, तो वहाँ पे मिस्टेक है, उसको उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत सिंपल है, आपने करना है कि नाइन जो है ये ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिख देना, और इंटीग्रेशन ऑफ टेन, और जो आगे लिखा हुआ है वो इसका एंगल है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एंगल दैट इज नेचुरल लॉग सीकेंट एंगल, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 वाइंड अप होती है, और आसान एक्सरसाइज थी, इसमें कुछ इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, सिवाय दो तीन क्वेश्चन के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। तो एक बार फॉर्मूले जो भी फॉर्मूलाज हैं इसके आप लोग रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, और फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खासतौर पे इसकी एग्जांपल्स वगैरह। तो बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज पे यानी अगर आपकी कमांड आ जाए, तो आगे जितने भी एक्सरसाइज हैं इंटीग्रेशन के हमारे पास, तो उसके लिए जितना भी काम वगैरह होगा काफ़ी आसान हो जाएगा आपका। दैट्स इट, ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।